Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta, ensure your selection with Focus 28. This video is about Charles Dickens, तो please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. Charles Dickens was the first editor of a newspaper which started in 1846, which was 8. It was Daily News. Question is that कि चार्ल्स डिकेंस ने पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1846 में, तो उस न्यूज़पेपर का नाम बताना है, तो दैट इज डेली न्यूज़. द डेली न्यूज़ वाज अ नेशनल डेली न्यूज़पेपर इन द यूनाइटेड किंगडम. इट वाज फाउंडेड इन 1846 बाय चार्ल्स डिकेंस. तो डेली न्यूज़पेपर जो द डेली न्यूज़ जो था वो डेली न्यूज़पेपर था यूके का, और 1846 में इसको चार्ल्स डिकेंस ने फाउंड किया था. 18th और 19th सेंचुरी के जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उनका कनेक्शन जिन ऑथर से होता है, जिन पोएट से या ऑथर राइटर से होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैच द फॉलोइंग भी पूछा जाता है या फिर उनका सीरियल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. इट्स मीन क्रोनोलॉजी. तो उसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट चार्ल्स डिकेंस. तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो कि चार्ल्स डिकेंस के बारे में, तो वो सभी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट को ही कैरी किया गया है. तो देख लेते हैं क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स है. मेलोड्रामेटिक एलिमेंट इज चीफली नोटिसेबल इन हिज अर्ली वर्क्स. ओलिवर ट्विस्ट एंड निकोलस निकलबाय. तो यहाँ पे जो मेलोड्रामेटिक एलिमेंट है चार्ल्स डिकेंस के जो अर्ली वर्क्स हैं ओलिवर ट्विस्ट और निकोलस निकलबाय, इसमें मेलोड्रामेटिक एलिमेंट देखने को मिलता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. द इलस्ट्रेशन ऑफ हार्ले स्ट्रीट अपीयर्स इन लिटिल डोरिट. लिटिल डोरिट जो चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल है उसमें हार्ले स्ट्रीट के बारे में दिखाया गया है. द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चार्ल्स डिकेंस, ह्यूमर एंड पैथोस लाई इन द हाइपर सेंसिटिव इमेजिनेशन. तो जो डिकेंस की स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसके बारे में बताया जा रहा है कि डिकेंस के ह्यूमर और पैथोस जो है दैट इज वहां पे स्ट्रेंथ और वीकनेस चार्ल्स डिकेंस का देखने को मिलता है. डिकेंस के ह्यूमर और पैथोस की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है दैट इज हाइपर सेंसिटिव इमेजिनेशन में देखने को मिलता है. तो ये सभी स्टेटमेंट्स याद रखेंगे, चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड है और सभी ट्रू हैं. The Newgate novels are Old Bailey novels were novels published in England from the late 1820s to until 1840s that were thought to glamorize the lives of the criminals they portrayed. तो यहाँ पे न्यू गेट नॉवेल्स की बात कही गई है. न्यू गेट जो नॉवेल्स होते हैं वो ओल्ड बेली नॉवेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं. न्यू गेट नॉवेल्स की जो टाइम पीरियड थी वो 1820 से 1840s के समय में था. ये उस समय बहुत पॉपुलर था और ऐसा माना जाता है कि न्यू गेट जो नॉवेल्स है उसमें ग्लैमराइज किया जाता था. क्रिमिनल्स जो होते थे उनकी लाइफ पे बेस्ड होती थी और उन्हीं को ग्लैमराइज किया जाता था. उनकी लाइफ को ग्लैमराइज करने की कोशिश की जाती थी न्यू गेट नॉवेल्स में. तो 3-4 फैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिला कि न्यू गेट्स नॉवल होते क्या है, और न्यू गेट नॉवेल्स को ही ओल्ड बेली नॉवेल्स के नाम से भी जाना जाता है. और इसकी जो टाइम फ्रेम थी वो 1820s to 40s था और ये जो क्रिमिनल लोग होते थे उनके लाइफ पे बेस्ड था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर फॉग अपीयर्स इन डिकेंस नॉवेल पिकविक पेपर्स. तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो फॉग नाम का कैरेक्टर है डिकेंस के किस नॉवेल में अपीयर होता है, तो दैट इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ डिकेंस पिकविक पेपर्स. फॉग एंड डॉडसन are the unscrupulous law partners who handles Mrs. Bardell's lawsuit in Charles Dickens' first novel, The Pickwick Papers. फॉग और डडसन जो थे वो लॉ पार्टनर थे दोनों ही, और चार्ल्स डिकेंस के फर्स्ट नॉवेल पिकविक पेपर में ये अपीयर होते हैं. और इन दोनों लोगों का काम क्या है, मिसेस बार्डेल्स की जो लॉ सूट है उसको हैंडल करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द कैरेक्टर्स अपीयर इन डेविड कॉपरफील्ड. तो डेविड कॉपरफील्ड में वो कौन कौन से कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देख लेते हैं. हैम, टॉमी ट्रेडल्स, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, ये तीनों ही कैरेक्टर डेविड कॉपरफील्ड से रिलेटेड है. डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस का 8th नॉवेल है जो कि पब्लिश होता है सीरियल फॉर्म में 1849 to 50 में, और 1850 में ये
किस फॉर्म में पब्लिश होता है, बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है। तो इसे याद रखेंगे, डेविड कॉपरफील्ड के टाइम पीरियड को 1850 में एक और इम्पोर्टेंट वर्क पब्लिश होता है, तो उसे भी याद रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड। तो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके आप लोग याद रखेंगे तो याद रहेगा। यूरिया हीप, वन ऑफ द मेजर एंटागोनिस्ट इन द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड वाज क्रिएटेड बाय चार्ल्स डिकेंस। तो यूरिया हीप जो है डेविड कॉपरफील्ड में एक एंटागोनिस्ट है और ये चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल है डेविड कॉपरफील्ड। तो याद रखेंगे, यूरिया हीप नाम का कैरेक्टर आपको एंटागोनिस्ट के रूप में किस नॉवेल में देखने को मिलता है, तो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड में। डेविड कॉपरफील्ड डिकेंस नरेट्स इंसिडेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द 19th century, orphans, women and exploitation with an autobiographical touch। डेविड कॉपरफील्ड में डिकेंस ने क्या नरेट करने की कोशिश की है, तो इन्होंने जो 19th सेंचुरी की कंडीशन थी उसको रिप्रेजेंट किया है इन द रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रेन, ऑर्फन्स, वुमेन एंड एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें ये भी देखने को मिलता है, थोड़ा ऑटोबायोग्राफिकल टच भी देखने को मिलता है डेविड कॉपरफील्ड में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि चार्ल्स डिकेंस का वो कौन सा नॉवेल है जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच देखने को मिलता है, तो वो है डेविड कॉपरफील्ड। और इसमें इन्होंने ऑर्फेन बच्चे, वुमेन, उनकी बातें की है और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट इन्होंने एक तरह से उसका नरेशन प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीम्स ऑफ सोशल क्लास, पॉवर्टी एंड क्राइम विद पीप एज द मेन कैरेक्टर इज फाउंड इन विच नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। तो यहाँ पे दिया जा रहा है क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर होगा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो इस ग्रेट एक्सपेक्टेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सोशल क्लास की थीम देखने को मिलती है, पॉवर्टी, क्राइम, ये सब इस नॉवेल की थीम है, सोशल क्लास, पॉवर्टी एंड क्राइम। और साथ में इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है पीप, उसके बारे में भी आपको देखने को मिलता है। तो कैसे इस नॉवेल में ये दिखाया गया है कि पीप का ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, दैट इज व्हाई द नॉवेल फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्सरोमन। फिलिप प्रिप्स, जिसका पूरा नाम है पीप का, तो पीप जो कि मेन कैरेक्टर है और पीप का पूरा नाम है फिलिप प्रिप। तो इसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में इस नॉवल में दिखाया गया है, दैट इज व्हाई ये नॉवल बिल्डिंग्सरोमन के कैटेगरी में आता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस कम्स वीकली एज सीरियल इन ऑल द ईयर्स राउंड। ये किस मैगजीन में पब्लिश होता था सीरियल फॉर्म में, तो ऑल द ईयर्स राउंड नाम की जो मैगजीन थी, इसमें वीकली ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश होता था नॉवेल द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और कब से कब तक, दिसंबर 1, 1862 अगस्त 3, 1861। तो 1 दिसंबर 1860 से अगस्त 3, 1861 में ये पब्लिश हुआ था सीरियल फॉर्म में, किस मैगजीन में, ऑल द ईयर्स राउंड में। और बुक के फॉर्म में ये पब्लिश होता है 1861 में। याद रखेंगे, क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार से थीम फिर से देख लेते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का थीम क्या है, सोशल क्लास, पॉवर्टी एंड क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू स्टैंड इन द fast thinning throng of victims, but they speaks as if they were alone, eye to eye, voice to voice, hand to hand, heart to heart. These two children of the universal mother, as so wide apart differing, have come together on the dark highway। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये जो लाइन है ये चार्ल्स डिकेंस की फेमस नॉवेल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, ये हिस्टोरिकल नॉवेल है। तो इसी में से ये लाइन जो है लिए गए हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज से। तो पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है इसमें दो चिल्ड्रन की बात की गई है, तो वो दो चिल्ड्रन कौन है, तो वो दो चिल्ड्रन चार्ल्स डार्ने और एक सिमेट्रेस है। तो इनकी बात की जा रही है इन सेंटेंस में, याद रखेंगे। और अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है बहुत ही फेमस नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल के रूप में फेमस है, और इसमें लंदन और पेरिस में इसकी सेटिंग होती है। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। और यहाँ पे जो टू चिल्ड्रन की बात की गई है जिनकी यूनिवर्सल मदर है, तो दैट इज फॉर चार्ल्स डार्ने एंड द सिमेट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the historical source consulted by Charles Dickens in writing A Tale of Two Cities? A Tale of Two Cities के लिए चार्ल्स डिकेंस ने जो हिस्टोरिकल सोर्स लिया है, तो कहाँ से लिया था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ हिस्ट्री बाय टॉमस कार्लाइल। तो टॉमस कार्लाइल का वर्क है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ हिस्ट्री करके, तो वहीं से इन्होंने अपने जो मैटर है चार्ल्स डिकेंस ने अ टेल ऑफ टू सिटीज के लिए वो बोरो किया है। इस चीज को याद रखेंगे।
तो इन अ टेल ऑफ टू सिटीज का हिस्टोरिकल सोर्स क्या है? टॉमस कार्लाइल का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ हिस्ट्री। A Tale of Two Cities is a historical novel set in London and Paris before and during the French Revolution, published in 1859. A Tale of Two Cities के बारे में याद रखेंगे, ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। इसकी सेटिंग लंदन और पेरिस में होता है। कब? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले और उस टाइम पीरियड में, और इसका पब्लिकेशन होता है 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, for how many years did Dr. Alexander Manet serve as prisoner in the Bastille? 18 years. अलेक्जेंडर मैनेट, जो कि डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट है, डॉक्टर मैनेट के नाम से फेमस है, तो इनको जेल में रहना पड़ा था। बासिल जेल में कितने साल के लिए रहना पड़ा था? 18 ईयर्स के लिए रहना पड़ा था। और ही इज द फादर ऑफ लूसी। लूसी के ये फादर हैं डॉक्टर मैनेट, और बहुत ही ये अच्छे जाने माने ब्रिलियंट फिजिशियन हैं। इनका जो रोल है, फिजिशियन का रोल है नॉवेल में अ टेल ऑफ टू सिटीज में। तो याद रखेंगे, अ टेल ऑफ टू सिटीज में ही डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट का कैरेक्टर है, जो कि 18 ईयर्स तक जेल में रहते हैं, बाशिल जेल में रहते हैं। आफ्टर दैट ही वेंट टू इंग्लैंड टू मीट हिज डॉटर लूसी, जिसको उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज डिस्क्राइब्ड दस in A Tale of Two Cities, pretty figure, a quantity of golden hair, a pair of blue eyes. It's Lucy Manet. A Tale of Two Cities में किसके लिए ये सेंटेंस जो है, किसके बारे में ये सेंटेंस एक तरह से डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करता है, या इस सेंटेंस में किसके बारे में कही गई है? A pretty figure, a quantity of golden hair, a pair of blue eyes. तो ये लूसी मैनेट के बारे में कहा गया है। लूसी मैनेट, जो कि डॉक्टर मैनेट की डॉटर है और चार्ल्स डार्नी की वाइफ होती है लेटर ऑन। और याद रखेंगे, डॉक्टर मैनेट वही डॉक्टर मैनेट है जो 18 इयर्स तक जेल में रहते हैं। लूसी इज द नॉवेल सेंटर फिगर ऑफ गुडनेस एंड रिप्रेजेंट्स रिलीजियस फेथ। लूसी जो इस नॉवल की सेंटर फिगर है, गुडनेस को रिप्रेजेंट करती है, साथ में रिलीजियस फेथ को भी रिप्रेजेंट करती है। और शी इज द ओनली हु बिलीव ऑन सिडनी कॉटन। तो ये एकमात्र कैरेक्टर इस नॉवल में जो सिडनी कॉटन पे भरोसा करती हैं। साथ में हर पिटी इंस्पायर्स हिज ग्रेटेस्ट डीड, और इसी की वजह से जो सिडनी कॉटन है लेटर ऑन खुद को सेक्रीफाइस करता है। किसके जगह पे? चार्ल्स डार्नी की जगह पे। सिडनी कॉटन चार्ल्स डार्नी से थोड़ा सा इन दोनों का फेस जो है ना मिलता जुलता रहता है, तो चार्ल्स डार्नी को पनिशमेंट मिलना था, तो ऑन हिज प्लेस सिडनी कॉटन क्या करता है, खुद को पनिशमेंट के लिए वो रेडी कर लेता है, और इस तरह से ये अपने को सेक्रीफाइस करता है, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है फॉर होम, फॉर लूसी मैनेट। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching. Be happy. Keep a smile.